सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी आई गेस पता तो रहेगा, ऐसा मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने पेपर से क्या है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट में से जो एक पेपर है दैट इज बट डायरेक्ट टैक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट का कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने कभी ना कभी इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में सुना होगा या पे भी किया होगा। टैक्स के बारे में सुना है तुम लोग ने? ऑल ऑफ यू? यस। प्लीज़ बी इंटरेक्टिव सेशन। जितने भी स्टूडेंट है आई रिक्वेस्ट यू, पॉसिबल रहेगा तो प्लीज़ इंटरेक्टिव रखना। जो भी डाउट रहेंगे इमीडिएटली डाउट पूछना, सो दैट माइंड में आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा। और सब्जेक्ट का अगर मैं कंटेंट वाइज बेटा बात करूँ तो कंटेंट के हिसाब से आपका ये सिलेबस का स्टडी मटेरियल का पार्ट है। इसमें टोटल 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए अगर आप देखोगे दैट इज बट इनकम टैक्स बेसिक्स, जो आपका 100 मार्क्स में से वेटेज कवर करता अराउंड 10% का। पार्ट बी जहाँ पे आपके अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम आएंगे, जैसे सैलरी हेड है, अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, प्लस नॉर्मली उसका कंप्यूटेशन, तो उसका वेटेज अगर आप देखोगे तो कुछ अराउंड 70% का वेटेज है। एंड पार्ट सी जहाँ पे थोड़ा बहुत थियोरिटिकल पार्ट जैसे एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, जैसे अगर नॉर्मली रिटर्न फाइल करना होगा उसका असेसमेंट कैसे होगा, तो उसका वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो 20% का उसका वेटेज रहेगा। तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी 70%, यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है फॉर कवरिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट बी। पार्ट ए इंट्रोडक्शन वाला 10% वाला वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी ना सर, टैक्स जो है टैक्स ये हम लोग किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट। वेरी गुड। टू बी मोर प्रिसाइज, विच गवर्नमेंट बेटा? 2 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं अपने इंडिया के अंदर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल। वेरी गुड। 2 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं सर, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड। तो हम लोग कौन से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं? सेंट्रल, स्टेट और बोथ? बोथ भी। हम लोग कौन से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं सर? मतलब सर सेल किधर हो उस पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओके। जैसे आपने कुछ ना कुछ चीजें ग्रोसरी स्टोर से या कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए परचेस करते रहे तो आप किसको टैक्स पे करते हो? मतलब सर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ओके। अच्छा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती है क्या अपने पास से, सेंट्रल गवर्नमेंट? यस सर। अच्छा, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि ये जो रेवेन्यू है वो कौन से गवर्नमेंट के पास जाएगा। एक एग्जाम्पल पूछता हूँ। जैसे जीएसटी तो सुना ही रहेगा सब लोग ने, जीएसटी के बारे में। वेरी गुड। जरा मुझे बता, जीएसटी कौन से गवर्नमेंट के पास बेटा जाता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सिमिलरली इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कौन से गवर्नमेंट के पास जाता रहेगा, सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल। सेंट्रल। आपको पता है गुड्स जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, तो वो कस्टम ड्यूटी का रेवेन्यू कौन से गवर्नमेंट के पास जाता होगा? सेंट्रल। सेंट्रल। आप नई गाड़ी परचेस करते हो, नई गाड़ी जब भी परचेस करते हो तभी उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, रोड टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं, तो वो टैक्सेस कौन से गवर्नमेंट के पास जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता ना वर्ली सीलिंग पे आप जाते हो तभी आपको टोल पे करना पड़ता है। अपने महाराष्ट्र के अंदर भी कितने सारे टोल नाकाज है, टोल प्लाजा। हाँ, तो ये पता कैसे चलता है? मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस, ऐसा मतलब इतने इंटेलिजेंट कैसे हो तुम लोग के, तुम लोग को सब पता है सर, ऐसा मतलब ये पता कैसे चलता है कि ये रेवेन्यू जो है सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? ऐसे कैसे पता चलता है तुम लोग को, कैसे पता चलेगा? स्टेट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर आता है सर। स्टेट के अंदर आता है ऐसा मतलब, बट बेटा कहाँ ना कहाँ तो लिखना चाहिए। अभी जैसे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, लीकर बेच के जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो कौन से गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सेंट्रल या स्टेट? स्टेट सर। हाँ, तो लीकर तो सर महाराष्ट्र से गोवा में भी तो लीकर सेल होता है, अलग अलग जगह पे सेल होता है, तो ये स्टेट के पास ही क्यों जा रहा है, सेंट्रल के पास क्यों नहीं जा रहा है? तो कहाँ ना कहाँ तो मेंशन किया होगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन की है, अदरवाइज कल उठ के डिस्प्यूट हो जाएगा। अगर आप पेट्रोल देखोगे तो पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। तो सर ये सारे पावर्स उनको मिलते कहां से ये टैक्सेस चार्ज करने के?
तो ये सारे पावर उनको मिलते हैं, दैट इज अरे बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुना इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपने भारत का संविधान, यस और नो? यस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कभी हुआ था, पास कभी हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास कभी हुआ था? हमें नहीं पता सर, हम लोग तभी बॉर्न ही नहीं हुआ था हम लोग, ऐसा मतलब 1950। हाँ, हम लोग छुट्टी भी लेते बेटा, उस दिन का हम लोग छुट्टी भी सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल हुआ था। ड्राफ्टिंग अगर बात करो तो 1949 में ही हुआ था, बट एप्लीकेबल जो है 26 जनवरी, हम लोग छुट्टी लेते हैं ना 26 जनवरी को, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उस दिन भारत का संविधान दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हुआ था। आप कोई भी एक्ट अगर पढ़ते हो, कोई भी एक्ट, तो एक्ट में सेक्शन नंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल नंबर होते हैं, आर्टिकल। तो ऐसे टोटल 444 आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, टोटल 444। डोंट वरी, आपके सिलेबस का पूरे 444 आर्टिकल्स नहीं, हार्डली कुछ 5 to 6 आर्टिकल्स आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू रेलेवेंट है, जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 444 आर्टिकल्स है। और हु इज अ ड्राफ्टर, हु वाज अ ड्राफ्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, ड्राफ्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करेक्ट। उसमें से एक आर्टिकल जो है दैट इज अरे बट आर्टिकल 265, फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, दैट इज अरे बट आर्टिकल नंबर 265, जो आपको यह बताता कोई भी टैक्सेस, एक ही मिनट, यस, आर्टिकल 265 का अगर आप वर्डिंग्स देखोगे बेटा, यहां पे लिखा हुआ है दैट इज बट कोई भी टैक्सेस अगर गवर्नमेंट को पब्लिक के पास से चार्ज करना है तो उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होना चाहिए। ये देखो आर्टिकल 265, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शाल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे टैक्स की बात की है, टैक्स मतलब यहां पे सर कौन से टैक्स की बात हो रही है? डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, या बोथ? कौन से टैक्स की बात हो रही है? आपको पता है दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो यहां पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बेटा वो दोनों टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी डिस्कस करेंगे, बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे टैक्स में टाइप्स बताने, इसका मतलब वो दोनों टैक्सेस की बात कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। शाल बी लेविड, लेविड मतलब क्या होता है? चार्ज, पब्लिक के पास से चार्ज करना। तो कोई भी टैक्स अगर पब्लिक के पास से चार्ज करके कलेक्ट करना है वो कर नहीं सकते, एक्सेप्ट उनके पास क्या होना चाहिए? अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर आप सोचो ये आर्टिकल अगर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ये आर्टिकल 265 नहीं होता, तो हर गवर्नमेंट अपनी मनमानी के हिसाब से कुछ भी पब्लिक के पास से टैक्सेस चार्ज कर सकते थे। तो वेरी केयरफुली व्हाइल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने एक आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 265, जो गवर्नमेंट को वार्न करता है कि अगर आपको पब्लिक के पास से टैक्सेस कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपके पास पहले तो क्या होना चाहिए? अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। नाउ ये अथॉरिटी कहां से मिलता है सर? कौन से आर्टिकल से अथॉरिटी मिलता है? तो बेटा वो अथॉरिटी मिलता है आर्टिकल 246 से। आर्टिकल 246 के अंदर उनको अथॉरिटी दिया जाता है, जहां पे उन्होंने 3 लिस्ट नोटिफाई की है। फर्स्ट वाला है दैट इज बट यूनियन लिस्ट, सेकेंड वाला स्टेट लिस्ट, थर्ड वाला दैट इज बट कॉन्करेंट लिस्ट। पहला आर्टिकल बोला मैंने आर्टिकल 265, जहां पे गवर्नमेंट को वार्निंग दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर आपको पब्लिक के पास से कोई भी टैक्स अगर चार्ज या कलेक्ट करना है तो फर्स्ट आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए। और ये अथॉरिटी उनका कहां पे मेंशन किया? आर्टिकल 246 के अंदर मेंशन किया, 3 लिस्ट इंसर्ट किया गया। अभी जैसे नाम ही बोलता है बेटा यूनियन लिस्ट, तो कोई मुझे बताएगा बेसिकली यूनियन लिस्ट में किसके पास पावर रहेगा टैक्स कलेक्ट करने का? ऑब्वियसली सर यूनियन मतलब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स नोटिफाई किए उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव पावर रहेगा टू मेक द लॉस। सिमिलरली स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स नोटिफाई किए उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव पावर रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीकर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो मुझे पता लीकर रिलेटेड जो भी लॉ बनाना रहेगा तो वो कौन से लिस्ट का पार्ट होगा? यूनियन लिस्ट का या स्टेट लिस्ट का? आंसर इज स्टेट लिस्ट। और ऑब्वियसली वहां पे कौन इंटरवेन नहीं कर सकता? सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे इंटरवेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पावर जो दिया गया
वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। सिमिलरली इनकम टैक्स इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। तो जरा मुझे इनकम टैक्स रिलेटेड लॉ जो है बेटा वो कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल। वहां पे कौन इंटरवेन नहीं कर सकता? स्टेट गवर्नमेंट वहां पे इंटरवेन नहीं कर सकता, बिकॉज एक्सक्लूसिव पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो मैं फिर से बोलता हूं, आपको 3 लिस्ट में बात कर रहा हूं। फर्स्ट लिस्ट का नाम क्या बोला मैंने? फर्स्ट लिस्ट का नाम यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। सेकेंड लिस्ट का नाम क्या बोला मैंने? स्टेट लिस्ट, List 2, that is the but state list, and list 3, कॉन्करेंट लिस्ट, that is concurrent list। चलो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो यूनियन लिस्ट रिलेटेड जितने भी लॉ रहेंगे बेटा, लॉ मेड बाय हुम, यूनियन लिस्ट जितने भी लॉ रहेंगे वो लॉ कौन बनाएगा? मैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ बनाने की बात कर रहा हूं। तो यूनियन लिस्ट रिलेटेड जितने भी लॉ रहेंगे वो लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। चलो लेट डिस्कस। सर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं अपने टोटल इंडिया के अंदर? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? एनीवन, एनी रफ गेसेस? वोटिंग करते हो ना तुम लोग? 18 प्लस हो, वोटिंग करते हो? वेरी गुड। बोलो जरा टोटल कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है? हम लोग ही इनको इलेक्ट करते हैं बेटा। टोटल कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है? 10, कितने? 10, नो, टोटल 545 के आसपास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। 545 जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, और ये नॉर्मली पार्लियामेंट के सेशंस में बैठते हैं। ठीक है ना? ये डिस्कस करने के पहले और एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं डिस्कस करना चाहता हूं। गवर्नमेंट में मैंने 2 टाइप के गवर्नमेंट बोले। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मेजर ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स मतलब बॉडी के पार्ट तुम लोग बोल सकते हो। विदाउट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट ही नहीं कर सकता। ऐसे कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं? दैट इज, वन इज जुडिशियल ऑर्गन, one is executive organ, one is judicial organ, another one is executive, and और एक है legislative organ। इनका काम क्या है सर? ये सब ऑर्गन्स बोल रहे हो, इनका काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम रहेगा टू मेक लॉ। जितने भी सेंट्रल रिलेटेड लॉ है वो सब लॉ बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का होगा। सर हम लोग को पता कैसे चलता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है या स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है? वेरी सिंपल बेटा, आप मुझे बोलो जितने भी सेंट्रल रिलेटेड लॉ रहेंगे वो पूरे इंडिया में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, और जितने भी स्टेट लॉ रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पूछता हूं, कंपनीज एक्ट सुना ही रहेगा शायद से, कंपनीज एक्ट के बारे में। तो आप मुझे बोलो कंपनीज एक्ट ये बेटा कौन सा लॉ होगा? कौन से गवर्नमेंट का लॉ होगा? सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल। कंपनीज एक्ट जो है सर, कंपनी ऑल ओवर इंडिया कहां पे भी हो सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, तो ऑब्वियसली वहां पे लॉ बनाने का पावर अभी मैंने बोला किसके पास रहेगा? पार्लियामेंट के पास रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी लॉ रहेंगे वो सारे लॉ बनाने का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होगा। मतलब ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑब्वियसली ये कोई प्रैक्टिकली खुद लॉ नहीं बनाते, लेकिन बिल होगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद में नॉर्मली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करेंगे, फिर बाद में फाइनली आपका एक्ट बनेगा। वो डिटेल प्रोसेस जो है वो आप लॉ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। बट यहां पे मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने का काम, ये नॉर्मली कहां पे डिस्कशन किया जाएगा? पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा सर, पार्लियामेंट के हेड कौन है? लेट मी सी योर जनरल नॉलेज। हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट गाइस? प्रेसिडेंट। वेरी गुड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आज की तारीख में कौन है? नरेंद्र मोदी। नहीं बेटा, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। यस, रामनाथ कोविंद जो है बेसिकली ये अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी खुद पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड नहीं करते। अगर आपने शायद से देखा रहेगा, मतलब ये लोग का जो सेशंस होते हैं, डिबेट चलते रहता है, न्यूज चैनल में कभी देखा रहेगा, तो रामनाथ कोविंद जी कभी भी चेयरपर्सन पे नहीं होते। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे कोई ना कोई चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन जैसे शायद से आप देखते रहेंगे फाइनेंशियल न्यूज हो, ओम बिरला या अदर लोग जो होते हैं वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सब कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो स्मूथली हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
वो सब एंश्योर करना, ये बेसिकली इनका काम होगा। अदरवाइज आप सोचो ना, रामनाथ कोविंद जी इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी पोस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के सेशंस में बैठे हुए हैं और ये सब अपोजिशन वाले लड़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं ना पोस्ट का एक डिग्निटी मेंटेन नहीं होगा। तो इसके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी वो सेशंस अटेंड नहीं करते, उनके बिहाफ पे चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन कभी कभार चेयरपर्सन कभी कभार ओम बिरला, अलग लोग होते हैं बेसिकली, वो वहां पे बैठे जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रामनाथ कोविंद जी को। ठीक है, यहां तक क्लियर है जो बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? यस। अच्छा, इनके नीचे बेटा 3 असेंबलीज आते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यहां पे राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद में एक होता है पार्लियामेंट कमिटी। पार्लियामेंट कमिटी नाउ ऑब्वियसली लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे अपना बिल का डिस्कशन होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट कमिटी सर? पार्लियामेंट कमिटी के अंदर रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन वाले सब मेंबर्स वहां पे होंगे। कोई भी नई स्कीम अगर इंप्लीमेंट की होगी तो उसका रिस्पॉन्स कैसे है, क्या है, ये सब काउंटर क्वेश्चन करने के लिए पार्लियामेंट कमिटी सेटअप की जाती है। जैसे शायद से आपने सुना रहेगा, राहुल गांधी जी बीच में मोदी जी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे थे कि रफाल डील, उसके अंदर नॉर्मली इतना पैसा स्पेंड किया गया, वो पैसा इतना क्यों, ह्यूज प्रोजेक्ट नॉर्मली बाहर दिया गया। तो ये सब काउंटर क्वेश्चन कहां से किए जाते हैं? पार्लियामेंट कमिटी के पास से किए जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे लॉ के बारे में जो भी बनेंगे उसके बारे में डिस्कशन होगा, बिल अप्रूव होगा। उसके बाद में इंप्लीमेंट करने के बाद कितना लॉ सक्सेसफुल है, फेलियर है, उसका आउटपुट क्या है, ये सब डिस्कशन कौन करेगा बेटा? पार्लियामेंट कमिटी करेगा। पार्लियामेंट कमिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट कमिटी अगर नहीं होती तो ऑब्वियसली ये अपने हिसाब से कुछ भी लॉ इंप्लीमेंट कर लेते और कोई भी काउंटर क्वेश्चन करने वाला होता ही नहीं था। तो इसके से पार्लियामेंट कमिटी ऑल्सो प्रैक्टिकल लाइफ में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर पब्लिक का पैसा मिसयूज किया तो उसको पूछने के लिए पार्लियामेंट कमिटी को हम लोग को जवाब देना पड़ेगा ऐसा करके। तो ये होता है बेसिकली लेजिस्लेटिव ऑर्गन। मैं फिर से बोलता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेटा बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियल। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम रहेगा टू मेक द लॉ। अच्छा, मेक द लॉ ऑब्वियसली कहां पे बनेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब जो रूलिंग पार्टी रहेगी वो भी रहेगी, एज वेल एज अपोजिशन वाले रहेंगे वो भी रहेंगे। इनका जो हेड है दैट इज नथिंग बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। बट ऑब्वियसली ये खुद वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए चेयरपर्सन होते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, उसका काम क्या रहेगा सर? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लॉ बनाने के बाद लॉ को इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का काम किसका रहेगा? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का। और ये कौन करेगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? लेट मी सी हु कैन एक्सप्लेन दिस। एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? दोनों सेम है या अलग अलग है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट। हाँ बोलो, क्या डिफरेंस है? एनीवन? कम ऑन गाइस यार, तुम लोग वोट करते हो, वोटिंग का ऐसा फोटो फेसबुक इंस्टा के ऊपर अपलोड भी करते हो, ऐसा मतलब ये तो बेसिक चीजें पूछ रहा हूं, बोला जरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? सिंपल है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी। जरा मुझे बोलो आज की तारीख में रूलिंग पार्टी कौन है? ये तो पता है रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। दैट इज मोदी सरकार। बीजेपी जो है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और पार्लियामेंट मतलब रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी, मतलब कांग्रेस, फिर उसके बाद में अलग जो अलायंसेस वाले पार्टीज है वो सब मेंबर्स वहां पे पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे सेशन के अंदर और वहां पे डिस्कशन होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आज की तारीख में जो रूलिंग पार्टी है वो दैट इज बट बीजेपी। और पार्लियामेंट मतलब रूलिंग एज वेल एज अपोजिशन, जितने भी पार्टीज है वो सारे के मेंबर्स दैट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां पे अवेलेबल रहेंगे। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर दैट इज द बट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के अंडर अलग अलग मिनिस्ट्रीज आती है। मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, फिर उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज है। एनी रफ केसेस बेटा टोटल अपने इंडिया के अंदर कितने मिनिस्ट्रीज है?
एनी रफ गेसेस? अच्छा, ये जो मिनिस्ट्रीज नाम बोले मैंने, इनके नाम पहले सुने थे आप लोगों ने या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? ये जो मिनिस्ट्रीज मैंने बोले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके नाम पहले सुने थे या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सुने थे सर। ओके, ऐसे टोटल कितने मिनिस्ट्रीज है बेटा अपने इंडिया के अंदर? एनी रफ गेसेस? प्लीज रिप्लाई गाइस। ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा मतलब करेक्ट ही बताना यार, सिर्फ बच्चे, सब बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रफ गेसेस के हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हो। ऐसे टोटल कितने मिनिस्ट्रीज है अपने इंडिया के अंदर? 30। ओके, और कोई? 25। टोटल 55 मिनिस्ट्रीज है बेटा अपने इंडिया के अंदर। टोटल 55 मिनिस्ट्रीज। इसमें से अगर मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, सिर्फ टैक्सेशन तक अपना डिस्कशन सीमित रखूं, तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इज अ ह्यूज वर्ड। फाइनेंस मतलब यहां पे टैक्सेशन, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, सबको रेगुलेट करने वाले इंडस्ट्री सेम ही है, दैट इज बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो टैक्सेशन खाली मैटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता। अदर देन टैक्सेशन, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, टैक्सेशन, ये सारे मैटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड कौन है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड निर्मला सीतारमण। वेरी गुड, दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सर। जो आज के तारीख में अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी। सुना इनके बारे में? देखा है इनको, निर्मला सीतारमण जी को? फोटो वीडियो तो दिखाई देगा मतलब। वेरी पावरफुल लेडी निर्मला सीतारमण जी। इनफैक्ट निर्मला सीतारमण जी आज के तारीख में बेटा दो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी को चलाने के लिए भी एक मिनिस्ट्री होती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अर्लियर दिस मिनिस्ट्री वाज हैंडल बाय ऑनरेबल अरुण जेटली जी, बट उनके डेथ के बाद आज के तारीख में निर्मला सीतारमण जी ये भी मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं। तो आज के तारीख में तुम लोग बोल सकते हो कि निर्मला सीतारमण जी के पास टोटल 2 मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेट्स फोकस ऑन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। तो मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनके हेड है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उनको हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली अभी मैंने बोला फाइनेंस के अंदर खाली टैक्सेशन नहीं, और इनफैक्ट निर्मला सीतारमण जी को तो फाइनेंस का भी संभालना है प्लस कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी संभालना है। तो अकेली लेडी इतना थोड़ी ना ऑपरेशंस मैनेज कर पाएंगे, तो उनको हेल्प करने के लिए उनके नीचे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। नाउ हु इज अ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर? अनुराग सिंह ठाकुर। अपने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा मत समझना स्टेट मतलब सर हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना। स्टेट मतलब यहां पे गवर्नमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए एक जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर, लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हो, जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। जो लोग आईपीएल या ऐसे कुछ पहले देखते हैं तो वहां पे ये फ्रीक्वेंटली बेसिस के ऊपर विजिट करते रहते हैं। तो उनका नाम क्या बोला मैंने? अनुराग सिंह ठाकुर, जो किसको हेल्प करेंगे? निर्मला सीतारमण जी को, दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को। आप हायरार्की प्लीज समझने की कोशिश करो। पहले लोअर लेवल पे कौन काम करेगा? दैट इज बट अनुराग सिंह ठाकुर। वो किसको रिपोर्टिंग करेंगे? निर्मला सीतारमण जी को। निर्मला सीतारमण जी बेटा किसको रिपोर्ट करेंगे? प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस मतलब नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी बेसिकली जो भी देगा वो कहां पे डिस्कशन होगा? पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, तो ये हायरार्की समझ में आ रहा है तुम लोग को जो बोल रहा हूं वो? अदर्स प्लीज रिप्लाई। ये समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं वो? वेरी गुड। अभी सर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसके बोर्ड है, बट ठीक है, यहां तक नॉर्मली डिस्कशन अपना काफी है। फिर जुडिशियल ऑर्गन, थर्ड वाला जो पार्ट है जुडिशियल ऑर्गन। आपको भी पता है सर लॉ के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। तो सर कल उठ के अगर लॉ में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकले, झगड़ा हो गया, तो तुम लोग वो अपना डिस्प्यूट जो है, झगड़ा है, कहां पे रिजॉल्व करते हो? आपका जो डिस्प्यूट है वो कहां पे आप रिजॉल्व करते हो? सीधा पुलिस केस, पुलिस कंप्लेंट फाइल करोगे या कोर्ट में जाओगे? पुलिस केस। पुलिस केस में सर ये सिविल मैटर है, आपने किसी का हाफ मर्डर, आपके घर पे चोरी हुआ है, नहीं सर यहाँ पे लॉ में प्रॉब्लम है, तो जरा मुझे बोलो वो क्या करोगे? लोकल पुलिस उस मैटर को हैंडल करेगी या कोर्ट के अंदर जाओगे? कोर्ट। तो जुडिशियल ऑर्गन मतलब बेसिकली आप कोर्ट्स में जाओगे, या तो फिर इनके कुछ ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वो ट्राइब्यूनल्स के पास भी आप अप्रोच कर सकते हो। कोर्ट्स में ऑब्वियसली अपने जो लोकल कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां पे तुम लोग क्या कर सकते हो? अप्रूव कर सकते हो।
तो जुडिशियल ऑर्गन, जैसे नाम ही बोलता है जुडिशियल बॉडी, मतलब लॉ के अंदर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आए हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए तुम लोग किसके पास जाओगे? कोर्ट के पास जाओगे। तो ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स, बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट तुम लोग बोल सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, दैट इज नॉट रेलेवेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मेजर पार्ट्स ऐसा करके, ये समझ में आया बेटा? 3 मेजर पार्ट समझ में आया सेंट्रल गवर्नमेंट के? यस सर। प्लीज इतना कॉपी कर लो ना। का मेन मोटिव क्या होता है? सॉरी, क्या बोला जी? जुडिशियल ऑर्गन का मेन मोटिव क्या होता है? कौन से ऑर्गन का? जुडिशियल ऑर्गन का ना? यस सर। तू सोच, अगर जुडिशियल ऑर्गन नहीं होता, लॉ में इतना तो मानता है, लॉ थोड़ा सा लैंग्वेज जो वो कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभार लीगल लैंग्वेज में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं। इंटरप्रिटेशन समझता है? मतलब मल्टीपल ये हो सकते हैं, ऐसा मतलब मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये लॉ ऐसा लिखा है तो इसका इंपैक्ट ऐसे होना चाहिए, इसका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए। वेर एज नॉर्मली इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले बोल रहे कि नहीं नहीं, हम लोग ने लॉ ड्राफ्ट किया है, इसका इफेक्ट ऐसे होना चाहिए। तो मतलब लॉ का लैंग्वेज जो वो कंफ्यूजिंग है, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। वी आर नॉट एक्सपर्टाइज पर्सन टू एक्सप्रेस द लॉ। तो वैसे वाले केसेस में हम लोग किसके पास जाएंगे? जो लोग एक्सपर्ट पर्सन है। एक्सपर्ट पर्सन मतलब कौन रहेंगे? कोर्ट। कोर्ट में जो लॉयर्स रहेंगे, जज रहेंगे, दे आर द एक्सपर्टाइज पर्सन टू एक्सप्रेस लॉ। तो उनके पास हम लोग अपना डिस्प्यूट जो है, वो डिबेट है, वो लेके जाएंगे। अदरवाइज आप सोचो अगर कोर्ट नहीं होते तो वैसे वाले केसेस में जो भी लिखा है लॉ के अंदर डिपार्टमेंट का सही, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कुछ भी मनमानी करके अपने पास से लीगल लैंग्वेज अलग से मतलब टैक्स वसूल सकता है। तो इसके लिए अगर कुछ झगड़ा हुआ तो वो झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए आप किसके पास जा सकते हो? जुडिशियल बॉडी के पास जा सकते हो। ओके सर। यस, प्लीज इतना लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो आपसे अभी आज के बाद कोई भी कुछ अगर पूछेगा सेंट्रल रिलेटेड लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल रिलेटेड लॉ, तो आप क्या बताओगे? पार्लियामेंट बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा कभी भी लॉ नहीं बनाती। अदरवाइज आप सोचो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती, हर 5 साल के बाद इलेक्शन के बाद अगर नई सेंट्रल गवर्नमेंट आती, तो वैसे केसेस में हर 5 साल के बाद लॉ में अमेंडमेंट आते, चेंजेस होते। तो इसके लिए सोच समझ के जो पावर है, लॉ बनाने का पावर जो है, वो पार्लियामेंट के पास रखा हुआ है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर। हाँ अभिषेक बोलना। सर वो रिप्रेजेंट के नीचे क्या लिखा है? चेयरपर्सन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे सेशंस अटेंड करते, दैट इज कॉल्ड एज चेयरपर्सन। Have you written this, guys? Can we proceed further? यस सर। यस सर। चलो यस सर। बैक टू दिस डिस्कशन। सो फार मैंने क्या क्या डिस्कस किया एक बार बोल देता हूँ। आर्टिकल 265 सबसे पहले मैंने बोला, पहले एक बार बोल दो ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स है? कितने? 444। यस 444, दैट इज 444 टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्रूव कभी हुआ था, एप्लीकेबल कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एप्लीकेबल हो गया था। उसमें से फर्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया, आर्टिकल 265, जो अपने को ये बता रहा है कि कोई भी टैक्सेस, वेदर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अगर गवर्नमेंट को अपने पास से चार्ज करके कलेक्ट करना है तो उनके पास क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होना चाहिए। और ये अथॉरिटी बेटा कहां पे मेंशन किया? आर्टिकल 246। उसके अंदर टोटल 3 लिस्ट बताया, 3 लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट रिलेटेड जितने भी लॉ रहेंगे वो लॉ बनाने का पावर किसके पास रहेगा? पार्लियामेंट के पास। सिमिलरली स्टेट लिस्ट रिलेटेड जितने भी लॉ रहेंगे
वो बनाने का पावर किसके पास रहेगा? स्टेट असेंबली के पास। इनके मेंबर्स होते एमएलए, पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते दैट इज एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा सर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग इलेक्ट करते हैं, इनके इलेक्शंस होते हैं अपने वार्ड के हिसाब से, इनको हम लोग इलेक्ट करते हैं। बट जो एमएलए होते हैं, एमएलए जैसे आपको पता है सचिन तेंदुलकर भी एमएलए है, सचिन तेंदुलकर भी एमएलए है, रेखा जी, फिर उसके बाद में जया बहादुरी जी, ये भी सब एमएलए। इन लोगों को कभी इलेक्शन में खड़ा होते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं। तो सर इनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है बेसिकली वो एमएलए को इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का होता है जिसको एज अ जनरल पब्लिक हम लोग इलेक्ट करते हैं। फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एमएलए दैट इज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्करेंटली इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल इसके ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा सर, यहां पे अगर मैं टैक्स की बात करूं बेटा, टैक्स का जो भी कलेक्शन आएगा, टैक्स के अलावा भी और अदर मैटर्स है, फिलहाल सिर्फ टैक्स के ऊपर फोकस करते हैं। यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस लिखे हुए उसका जो कलेक्शन आएगा, तो उस कलेक्शन के ऊपर किसका राइट रहेगा, किसका अधिकार रहेगा? सेंट्रल का या स्टेट का? वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब इसको कैसे यूज करना है? डिफेंस के लिए कितना यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना यूज करना है, एजुकेशन पर्पस के लिए कितना यूज करना है, ये सब पूरा जो नॉर्मली कॉल किया जाएगा वो कौन लेगा? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। नो डाउट लॉ बनाने के टाइम पे पार्लियामेंट पिक्चर के अंदर आएगा, मतलब रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी। फिर टैक्स जो कलेक्ट किया जाएगा उसको यूज कैसे करना है, डिफेंस के लिए कितना यूज करना है, एजुकेशन के लिए कितना यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना यूज करना है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। वहां पे पार्लियामेंट इंटरवेन नहीं करेगा, मतलब अपोजिशन वाले इंटरवेन नहीं करेंगे। सिमिलरली स्टेट लिस्ट रिलेटेड जितने भी टैक्सेस है उसका कलेक्शन किसके पास जाएगा सर? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इसी में कुछ टैक्सेस नोटिफाई किए वो समझते हैं। इसमें से फर्स्ट टैक्स है एंट्री नंबर 82। चलो यहां पे भी लिखा है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट दैट इज लिस्ट 1। यहां पे लिखा है गिव्स अ पावर टू पार्लियामेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम। आगे लिखा है बेटा अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स ऑन इनकम मतलब ये कौन से इसकी टैक्स की बात कर रहे हैं बेटा? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। आप जो इनकम कमाते हो उस इनकम के ऊपर आपको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है उस इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो क्लियर कट लिखा हुआ है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास पावर है टू लेवी टैक्स ऑन इनकम। बट आगे क्या लिखा है बेटा? अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। अभी आप मुझे बताओ सर, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? मतलब फार्मर्स लोगों को गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करना पड़ता है क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर? पढ़ा नहीं पढ़ा छोड़ दो सर, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से जस्ट बोलो ना मुझे सर, इंडिया के अंदर जो भी फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, जो इनकम कमाते हैं, क्या उसके ऊपर उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत है क्या इंडियन गवर्नमेंट को? आंसर इज नो सर। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया से होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन वही बेटा अगर आउटसाइड इंडिया से है तो से कोई फार्मर है, कोई फार्मर चाइना के अंदर खेती कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के अंदर खेती कर रहा है और वहां से भी एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है फार्मिंग एक्टिविटी से, तो मुझे बोला आउटसाइड इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम मिल रहा है आपको, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? वो सर वो टैक्सेबल है। इंडिया से अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो तो वो एग्जेम्प्ट है। से एग्जांपल मैंने आसाम में चाय की खेती की, टी का फार्मिंग किया, वहां से जो भी इनकम कमा रहा हो, आसाम मतलब इंडिया, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट होगा। मुझे कोई गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अज्यूम करो सर मैंने जो है फार्मिंग इस्तांबुल या पाकिस्तान या अदर कंट्रीज में, श्रीलंका में मैंने टी का फार्मिंग किया। यू नो श्रीलंका इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर टी मैन्युफैक्चरिंग। तो अज्यूम करो मैंने श्रीलंका में चाय की खेती की, वहां से एग्रीकल्चर करके मैं इनकम कमा रहा हूं, तो बोलो वो आउटसाइड इंडिया, तो वो इनकम टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज टैक्सेबल होगा सर। ना मेरे को ये जानना है सर ऐसा क्यों किया करेगा गवर्नमेंट ने? इन इंडिया रहेगा एग्जेम्प्ट, आउटसाइड इंडिया रहेगा तो टैक्सेबल, ऐसे बायसनेस क्यों किया रहेगा? क्या लगता है क्या लॉजिक रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे बोलो, जाने तो ये सब, पहले मुझे ये बोलो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्पशन क्यों दिया रहेगा गवर्नमेंट ने? क्या लॉजिक रहेगा? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ना लेने के पीछे क्या इंटेंशन रहेगा गवर्नमेंट का? एनीवन? बोलो बोलो, फ्यूचर में तुम लोग इसमें भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, एक अच्छा खासा स्कोप बता सकते हो, बोलो जरा।
एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ना लेने के पीछे क्या इंटेंशन रहेगा गवर्नमेंट का? एग्रीकल्चर ग्रो होने के लिए। एग्रीकल्चर ग्रो होने के लिए, ओके। और सर ज्यादा से ज्यादा खेती हो। ज्यादा से ज्यादा खेती हो, मतलब टू प्रमोट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वैलिड पॉइंट। और क्या रहेगा? अभी जो बोल रहे हैं सर ज्यादा से ज्यादा खेती हो या एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, सो व्हाई आउटसाइड इंडिया के ऊपर फिर टैक्स क्यों ले रहे हैं? आउटसाइड इंडिया भी जाके खेती कर रहा है ना, तो इंडिया में एग्जिम किया। बट इंडिया में प्रमोट नहीं हो रहा ना, वो आउटसाइड इंडिया प्रमोट कर रहे हैं। हाँ Sir, मतलब India is a developing country. ओके, इंडिया इज अ बेसिकली नॉर्मली एग्रीकल्चर कंट्री, तो उसमें इंडिया में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहती है, आउटसाइड इंडिया में नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने ऊपर आपको क्या आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 265, जहां पे मैंने आपको ये बोला कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स अपने पास से कलेक्ट करना तो उसके पास क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होना चाहिए। अथॉरिटी उनको आर्टिकल 246 से मिलता है। तो उसमें यूनियन लिस्ट में एक एंट्री डाला हुआ है, एंट्री नंबर 82। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस एंट्री को, यहां पे लिखा है क्लियर कट, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो जरा मुझे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे ये बोलो, क्या एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेवी करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या नहीं है? ये मुझे बता दो खाली। नहीं। क्लियर कट अगर आप देखोगे एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ बेटा, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, क्या एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेवी करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या नहीं है? आंसर इज नहीं है सर। क्लियर कट लिखा है यहाँ पे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये पावर किसके पास है सर? ये पावर बेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मैं पहले यहाँ पे एंट्री नंबर 82 लिखता हूं, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम का पावर यहां पे एंट्री नंबर 46 के अंदर है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी तक ये पावर एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी अपने पास से एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं लेती। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेती, केरला गवर्नमेंट ने लेती, बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट ने लेती। आज तक कोई गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स नहीं लिया। लेकिन सपोज कल उठ के स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की शॉर्टेज है, उनको नॉर्मली टैक्स लगाना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगाना है, तो मुझे माना सर वो कॉल कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा? आंसर इज स्टेट, बिकॉज एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाने का पावर किसके पास रखा हुआ है बेटा? स्टेट के पास रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर स्टेट टैक्स लेगा। तो सर आपने यहां पे बोला कि इन इंडिया एग्जेम्प्ट है, ठीक है, वो समझ में आया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रल का राइट नहीं है, स्टेट का राइट है। तो सर आउटसाइड इंडिया फिर किस खुशी में टैक्स ले रही है गवर्नमेंट? देखो ना, आउटसाइड इंडिया मैंने बोला टैक्सेबल, मतलब उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, और इनकम टैक्स मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो सर आउटसाइड इंडिया में क्यों टैक्स लगा रहे हैं? अभी ध्यान से सोचो और मुझे बोलो सर, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बेटा कोई लॉ बनाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो वो लॉ कहां पे एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया में या सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर? सिर्फ ओनली महाराष्ट्र स्टेट। अच्छा, वैसे सिमिलरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो वो कहां पे एप्लीकेबल होगा? सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर? पूरे इंडिया। मेरे को खाली इतना बता देना सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या आउटसाइड इंडिया, दैट इज चाइना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, क्या उस इनकम के ऊपर बेटा टैक्स लगा सकती है क्या? महाराष्ट्र गवर्नमेंट या केरला गवर्नमेंट, वॉट एवर इट में बी, स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया से जो इनकम आ रही है, क्या उस इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? नहीं सर। फॉरगेट अबाउट आउटसाइड इंडिया, महाराष्ट्र वाला केरला से भी खेती हो रहा है, उस गवर्नमेंट के ऊपर भी टैक्स नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके पावर जो है वो सिर्फ उनके स्टेट तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। आउटसाइड द स्टेट वो अपने पावर एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, तो आउटसाइड कंट्री तो छोड़ ही दो। मतलब कहने से आउटसाइड इंडिया के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता, इसके लिए वहां पे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट मजे ले रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो तुम लोग टैक्स नहीं ले पा रहे हो बिकॉज इट इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड योर स्कोप, आउटसाइड योर जुरिडिक्शन, तो ऑब्वियसली आउटसाइड इंडिया रहेगा तो हम लोग उसके ऊपर इनकम टैक्स लेंगे। तो कंक्लूजन, आज नया क्या सीखा तुम लोग ने? बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया जो है वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि बेसिकली उसके ऊपर स्टेट का पावर है। बट वही अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो टैक्सेबल है, क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे उसके ऊपर टैक्स ले रहा है। हैव यू अंडरस्टूड दिस अबाउट एग्रीकल्चर इनकम गाइस?
Yes, sir. ये डिस्कशन समझ में आ रहा है या टेक्निकल हो रहा है? समझ में आ रहा है तुम लोग को एग्रीकल्चर एक्टिविटी का? Yes, sir. यस कॉन्फिडेंटली हाँ नहीं बोल रहे रे, बाकी लोग बोलो जरा, मुझे ये समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. चलो नाउ कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। नाम ही बोलो ना, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यहाँ पे लॉ कौन बनाएगा? कॉन्करेंट मतलब जॉइंटली, तो यहाँ पे लॉ कौन बनाएगा? State government. दोनों भी सर, पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगा एज वेल एज स्टेट असेंबली भी लॉ बनाएगा। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिकल में कंफ्यूजन है सर दोनों लॉ बनाएंगे मतलब एक ही मैटर के ऊपर दोनों का सेम लॉ होगा या एक मैटर के ऊपर दोनों का अलग अलग लॉ होगा? मतलब से एग्जांपल सपोज डिफेंस, तो डिफेंस का सेंट्रल का लॉ अलग होगा, स्टेट का लॉ अलग होगा, या दोनों मिलके डिफेंस के रिलेटेड एक ही लॉ बनाएंगे कॉमन? जरा मुझे बना कौन सा ऑप्शन रहेगा? कॉमन लॉ मतलब सेंट्रल और स्टेट का दोनों का मिलके एक कॉमन लॉ रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एक ही मैटर के ऊपर दोनों का अलग अलग लॉ या एक ही मैटर के ऊपर दोनों का एक कॉमन लॉ रहेगा? व्हाट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट? जैसे यहां पे मैंने बोला इनकम टैक्स में तो एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है। सिमिलरली एग्रीकल्चर में एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा सर? एक ही मैटर के ऊपर दोनों अलग अलग लॉ बनाएंगे या एक मैटर के ऊपर सबका दोनों का कंबाइंड लॉ रहेगा? कंबाइंड लॉ सर। कंबाइंड लॉ। तो यहां पे ऑब्वियसली सर एक ही मैटर के ऊपर बेटा दोनों का अलग अलग लॉ रहेगा। एक ही मैटर के ऊपर दोनों का अलग अलग लॉ रहेगा। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल बात करो कॉन्करेंट लिस्ट का, दैट इज वेरी बट एजुकेशन। मुझे बोला एजुकेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना सीबीएसई बोर्ड है जिसका अलग सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग अलग बोर्ड्स है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो एजुकेशन इज अ मैटर, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये अदर पॉइंट ऑफ व्यू है। एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे एक ही मैटर के ऊपर दोनों का अपना अलग अलग लॉ होगा, अलग अलग लॉ। ठीक है, तो आप मुझे बना सर कहां पे दोनों के फाइटिंग कहां पे होंगे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कहां पे आएगा? क्या यूनियन लिस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है? आंसर इज नो सर, वहां पे तो एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट का है। क्या स्टेट लिस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है? आंसर इज नो। अगेन यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं कर सकता। मुझे बोला सर झगड़ा कहां पे होगा, कॉन्फ्लिक्ट कहां पे अराइज होगा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर? सपोज एग्जांपल एजुकेशन में एक ही मैटर के ऊपर दोनों ने अलग अलग लॉ बनाया और दोनों के लॉ के बीच में बेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट समझ है तुम लोगों को? कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, दोनों के बीच में बेसिकली कुछ ये हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते है नहीं ऐसा, खाली आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अज्यूम करो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन का लॉ बोलता है कि आप 12th के बाद जो चाहिए वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, एग्जांपल, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन का लॉ बोलता है नहीं नहीं, आपको ग्रेजुएशन के बाद ही ये नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो एक सेंट्रल का लॉ बोलता है कि नहीं, इवन आफ्टर हायर सेकेंडरी 12th के बाद भी तुम लोग कर सकते हो। स्टेट का लॉ बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। अभी यहां पे दिक्कत आ रहा है, मतलब एक ही मैटर के ऊपर दोनों के अलग अलग लॉ है लेकिन वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। तो आप ही मुझे बोलना बेटा इस कॉन्फ्लिक्ट में किसका लॉ प्रीवेल करेगा, किसका लॉ प्रीवेल करेगा, सेंट्रल का या स्टेट का? कम ऑन बेटा, ये तो कॉमन सेंस है, बोलो जरा मुझे किसका लॉ प्रीवेल करेगा? बाकी लोग बोलो जरा किसका लॉ प्रीवेल करेगा, सेंट्रल का या स्टेट का? सेंट्रल का। ये लिखा हुआ आर्टिकल 254 के अंदर। आर्टिकल 254 आपको ये बोलता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट के लॉ में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो ऑब्वियसली वहां पे स्टेट का लॉ प्रीवेल नहीं करेगा, सेंट्रल ने जो लॉ बनाया रहेगा ऑब्वियसली वो लॉ तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट का लॉ इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये तुम लोग का आर्टिकल 254 से पावर मिलता है। तो सो फार मैंने 3 आर्टिकल पढ़ा है तुम लोग को बच्चा लोग। सबसे पहले आर्टिकल 265, ये किसके बारे में बात करता है? कोई भी टैक्सेस अगर गवर्नमेंट को पब्लिक के पास से लेना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए। ये अथॉरिटी कहां पे मेंशन किया, आर्टिकल 246।
सब्जेक्ट मैटर जहां पे 3 लिस्ट है, कौन से 3 लिस्ट? यूनियन लिस्ट, यूनियन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अच्छा सर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अगर दोनों ने लॉ बना, उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल का। ये कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिप्लाई मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑल 3 आर्टिकल्स अब तक? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। ये लिख लो ना आर्टिकल, ये नहीं लिखा रहेगा तो प्लीज लिख लो चार्ट, ये फिर आगे जाते हैं। Now let's discuss different types of taxes। 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दूसरा बोलो, दूसरा कौन सा टाइप ऑफ टैक्सेस रहेगा? Indirect. इनडायरेक्ट टैक्स। चलो पहले डिस्कशन करते, डिफरेंसेस समझते, उसके बाद में तुम लोग के साथ मैं Q&A करता हूं। सबसे पहले मुझे बोलो डायरेक्ट टैक्स, आप कोई टैक्सेस पे करते हो क्या? आपने कोई टैक्सेस पे किया अब तक? Direct tax. डायरेक्ट टैक्स पे किया आपने? आपने अभी तक कोई टैक्सेस पे किया है क्या? तो प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं तो ओके। चाहे ना चाहे बेसिकली आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बहुत बार आपने अब तक, बचपन से लेके अब तक बहुत सारे अमाउंट का गवर्नमेंट को बाय डिफॉल्ट टैक्स पे कर दिया है। सर हम लोग को तो पता ही नहीं हम लोग ने कौन सा टैक्स पे किया ऐसा करके। आप मुझे बोलो, सपोज एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आपने सपोज ग्रोसरी शॉप में से एक लेस का पैकेट लिया, ठीक है? लेस का पैकेट के ऊपर, चिप्स के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है MRP 10 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। लिखा रहता है ऐसे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हाँ सर। यस। तो अज्यूम करो लेस का पैकेट का प्राइस है 9 रुपीज और आपके पास से 1 रुपी जो है वो आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट किया जा रहा है। तो आपने शॉपकीपर को टोटल 10 रुपया पे किया, जिसमें 9 रुपीज गुड्स का था और 1 रुपी आपने टैक्स के नाम पे किया। तो जरा मुझे बता, शॉपकीपर वो 1 रुपी जो टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया है, तो वो 1 रुपी क्या क्या करेगा? वो शॉपकीपर क्या करेगा? अपने जेब में डालेगा 1 रुपी या गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। इसका मतलब ऑब्वियसली उसने आपके पास से टैक्स कलेक्ट किया और उसने गवर्नमेंट को पे किया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। यस, इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में ऑब्वियसली आप कोई भी चीजें, गुड्स या सर्विसेज अगर लेते हो और वो लेते वक्त अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जरा मुझे बोला, ये किसके ऊपर आ रहा है बेटा? इनकम के ऊपर आ रहा है या एक्सपेंसेस के ऊपर आ रहा है? आंसर इज एक्सपेंसेस सर। यस। अभी जैसे कल से या ऐसे कुछ, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिंत्रा का ऐसा कुछ शॉपिंग चालू हो रहा है, मिंत्रा पे ऐप के ऊपर बिग शॉपिंग सेल, या अमेजोन के ऊपर अभी सब दिवाली का ऑफर चालू हो जाएगा। तो आप मुझे बोला सर, उस ऐप में से आप कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हो अपने लिए, जीन्स या टॉप या ऐसे कुछ परचेस कर रहे हो, तो उसमें भी जब आप बिल देखोगे तो बिल के ऊपर लिखा है ना CGST SGST ऐसे कुछ अमाउंट लिखा रहता है। तो आपने कुछ गुड्स परचेस किए और वो गुड्स के ऊपर आपने टैक्स पे किया है, तो वो आपके लिए क्या बना सर? एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ऑलवेज एक्सपेंसेस के ऊपर पे होता है, वेयर एज डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करो तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका इनकम के ऊपर पे होता है। सपोज अभी ये मैं जो लेक्चर्स रेंडर कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए मुझे प्रोफेशनल फीस मिलेगा, प्लस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली मैंने कंपनी का ऑडिट किया है या तो फिर क्लाइंट का कुछ रिटर्न फाइल किया तो वहां से मुझे फीस मिलेगा। तो सर ये सब इनकम हो रही है, तो वो इनकम के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स गाइस? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपके इनकम के ऊपर पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर पे होता है।
ठीक है, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल पूछता हूं, आप मुझे बताओगे कि वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सपोज मैंने शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स का ट्रेडिंग किया, ठीक है, तो वो शेयर्स के ट्रेडिंग के ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है। सपोज मैंने रिलायंस का शेयर 100 रुपए में लिया था और मैंने 150 में बेच दिया, तो जरा मुझे बना उसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो ये कौन सा टैक्स है बेटा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। सर यहाँ पे आपको 50 रुपए का इनकम हुआ है, उस इनकम के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट टैक्स होगा। सिमिलरली सर अगर मैं 5 स्टार होटल में जाके खाना खा रहा हूं, ठीक है, उसका बिल बना से एग्जांपल 25,000 प्लस 5,000 रुपया मैंने टैक्स पे किया, 30,000 रुपया टोटल मैंने होटल में पे किया है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन इज बेटा डायरेक्ट टैक्स जो है वो ऑलवेज इनकम के ऊपर पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका एक्सपेंसेस के ऊपर पे होता है। हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी? यस सर। यस, तो लिखो साथ में प्लीज, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम यहां पे लिखना, इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में चाहे तो लिखो गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ सपोज मैं इनकम कमा रहा हूं, ठीक है, और मैंने वैष्णवी को सपोज रिक्वेस्ट किया कि प्लीज वैष्णवी मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, तो ऐसा चलेगा क्या? सपोज मुकेश अंबानी करोड़्स ऑफ रुपीज में इनकम कमा रहा है और वो उनके अपने स्टाफ को बोल रहे कि प्लीज मेरे बिहाफ पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो, चलेगा ऐसे? नहीं। मतलब मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बंदा इनकम कमाएगा, द पर्सन हु अर्न्स द इनकम, उसको ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ट्रांसफर योर टैक्स लायबिलिटी। अदरवाइज आप सोचो ना सर, मुकेश अंबानी अपने करोड़ ऑफ रुपीज को सब लोगों में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं पे करेगा, तो अगर मैं तो ऐसा नहीं चलेगा। जो बंदा इनकम कमाएगा, द पर्सन हु अर्न्स द इनकम, ही हिमसेल्फ इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखोगे, जरा मुझे बना, यहां पे मतलब मैंने बोला कि आपका बर्डन जो है, बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये कभी भी आप शिफ्ट नहीं कर सकते, कांट बी शिफ्टेड। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये 1 रुपीज जो है बेसिकली, जरा मुझे बना, ये 1 रुपया एग्जांपल आपको याद रहेगा लेस का पैकेट का, ये 1 रुपया आपने गवर्नमेंट को पे किया या शॉपकीपर को पे किया? लेस का पैकेट का एग्जांपल याद रहेगा, तो ये आपने 1 रुपया किसको पे किया, गवर्नमेंट या शॉपकीपर को? सिमिलरली शॉपकीपर को। सी शॉपकीपर बाद में गवर्नमेंट को पे करा, दैट इज सेकेंडरी लुकआउट, लेकिन हम लोग ने किसको पे किया, शॉपकीपर को पे किया ना। तो यहां पे ये 1 रुपये का टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन था किसका, शॉपकीपर का, लेकिन वो ऑब्लिगेशन उसने शिफ्ट किसके ऊपर किया, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट किया। तो इनडायरेक्ट टैक्स का ये थंब रूल है बेटा, थंब रूल के पेमेंट ऑफ टैक्सेस का जो बर्डन है वो ऑलवेज 1 पर्सन टू अनदर पर्सन शिफ्ट होते रहेगा। जैसे मैन्युफैक्चरर ने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, वो होलसेलर को गुड्स सेल करेगा, होलसेलर के पास से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर ने अपना टैक्स का बर्डन होलसेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली होलसेलर ये गुड्स रिटेलर को बेच रहा है, तो वो रिटेलर के पास से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। मतलब होलसेलर ने भी अपना टैक्स ऑब्लिगेशन जो है वो किसके ऊपर शिफ्ट किया, रिटेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। रिटेलर फाइनली गुड्स कस्टमर को सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी कस्टमर के पास से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब रिटेलर ने भी अपना टैक्स बर्डन जो है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो एज यू कैन सी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑलवेज 1 पर्सन टू अनदर पर्सन शिफ्ट होते रहता है, एंड फाइनली पूरा टैक्स का बर्डन जो है, पूरा टैक्स का बर्डन वो बेटा किसके ऊपर आता है, कस्टमर के ऊपर आता है। दैट इज अ थंब रूल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी आप गुड्स या सर्विसेज में डील करते हो तो वो पेमेंट ऑफ टैक्स का बर्डन जो है वो ऑलवेज शिफ्ट होते रहेगा फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। हैव यू अंडरस्टूड सेकंड डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर? Yes or no guys, have you understood this difference? Yes sir. Yes.
जैसे एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लेता हूं, आपने सपोज क्लासेस के अंदर क्लासेस वालों को बोला है कि आप जो कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कोचिंग सर्विसेज, ठीक है, सपोज 50,000 फीस है, उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लगाना पड़ेगा, 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो बोलो ना 50,000 इंटू 18%, दैट इज 9,000 रुपीज का जीएसटी क्लासेस वालों को गवर्नमेंट को पे करना है। तो आप मुझे बोलो क्लासेस वाले क्या करेंगे, ये अपने पॉकेट से पे करेंगे या स्टूडेंट के पास से कलेक्ट करके ये गवर्नमेंट को पे करेंगे? आप बोलो फीस चार्ज करते वक्त आपके पास से कितना रुपीस फीस चार्ज करेंगे? आप अपने आप को रखो ना बिजनेसमैन, आप क्लासेस की जगह पे आप अपने आप को एज अ बिजनेसमैन रखो। स्टूडेंट से कलेक्ट कर। आप जो सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर आपको 9,000 रुपीज का टैक्स पे करना है। तो आप अपने कस्टमर के पास से बेटा कितना रुपीस कलेक्ट करोगे? ओनली 50,000 या 59,000 कलेक्ट करोगे? 59। सर ऑब्वियसली मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उसके लिए तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। सो व्हाई शुड आई बेयर दैट पर्टिकुलर टैक्सेस? आई विल कलेक्ट दैट टैक्सेस फ्रॉम माय कस्टमर्स ओनली। तो इनडायरेक्ट टैक्स का ये थंब रूल है, ऑलवेज बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वो शिफ्ट होते रहता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड फाइनली पूरा बर्डन जो है वो पूरा बर्डन किसके ऊपर जाएगा? कस्टमर्स के ऊपर जाएगा। बट डायरेक्ट टैक्स में यू कांट। अदरवाइज आप सोचना डायरेक्ट टैक्स में अगर ऐसा होता तो कितना मजे आते ना। ये सब जो बड़े करोड़पतिज है ये अपने इनकम को क्या करते? शिफ्ट कर देते और गवर्नमेंट को टैक्स ही पे नहीं करते। तो इसके लिए इनकम टैक्स में तुम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में तुम लोग कर सकते हो। तो लिखो जरा सेकेंड डिफरेंस। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स cannot be shifted from one person to another person। जो बंदा इनकम कमा रहा है उसी को गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का। इनडायरेक्ट टैक्स में लिखना, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स burden of payment of tax always shifted from one person to another person। वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑलवेज शिफ्ट होता रहेगा। डन गाइस, सेकेंड पॉइंट तक क्लियर है सब लोग को डिफरेंस? चलो ग्रेट। अच्छा आप मुझे बोला सर, आप गवर्नमेंट को अब तक आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है क्या? फॉरगेट अबाउट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, लेकिन मुझे बोला आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है क्या अब तक? बोलो अब एक्सप्लेन किया मैंने। आपने अब तक गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किया कि नहीं किया? किया है ना सर। बचपन से लेके अब तक कितने सारे चीजें कंज्यूम करते आ रहे हो यार। बचपन में नॉर्मली हॉर्लिक्स या ऐसा कुछ ना कुछ पिया रहेगा, ऐसा बड़े होने के बाद कपड़े विपड़े भी पहने रहेंगे, ऐसा मतलब कितने सारी चीजें कंज्यूम करते आए, उसके ऊपर टैक्स तो पे किया रहेगा ना। तो आपने अब तक गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स पे किया? इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है। अच्छा सर, क्या डायरेक्ट टैक्स अब तक आपने गवर्नमेंट को पे किया है क्या? डायरेक्ट टैक्स नहीं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इसके ऊपर चार्ज होता है इनकम के ऊपर। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं सिर्फ एग्जांपल पूछ रहा हूं। जरा मुझे ना, आपको इनकम है या नहीं है? आपको इनकम है या नहीं है? नो। नहीं सर। अच्छा मम्मी डैडी पॉकेट मनी नहीं देते क्या? मम्मी डैडी पॉकेट मनी देते कि नहीं देते? यस सर। यस। तो जरा मुझे बोला सर, पॉकेट मनी उनके लिए खर्चा है, तेरे लिए इनकम है? मंथली बेसिस के ऊपर या कभी ना कभी तो पॉकेट मनी मिलता रहेगा ना यार पेरेंट्स के पास से, तो वो पॉकेट मनी उनके लिए खर्चा है लेकिन आपके लिए इनकम है। तो बोलो उस इनकम के ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे हो? Why you are not paying tax on your pocket money? मतलब आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। मिला है वो। कल लेट कर दिए ना सर। सॉरी, पहले मुझे बोलो पॉकेट मनी आपके लिए इनकम है कि नहीं है?
है सर, पहले ये डाइजेस्ट कर लो। हाँ सर, मेरे को अब तक पता ही नहीं था पॉकेट मनी मेरे को जो मिलता है वो मेरे लिए इनकम है। तो पॉकेट मनी आपके लिए इनकम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो। अभी आप बोलो, हम लोग ने ये पढ़ा कि टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स वो किसके ऊपर पे किया जाएगा, इनकम। तो आपको इनकम है ना, तो उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे? इनकम है तो उसके ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे हो? क्योंकि ले सर, अपने इंडिया के अंदर अगर हम लोग 2.5 लाख तक 2,50,000 तक पूरे साल का इनकम कमाते हैं ना, तो उसके ऊपर हम लोग को गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ये पता है तुम लोग को? पूरे साल के अंदर Yes. अगर हम लोग 2,50,000 तक अगर इनकम कमाते हैं ना, तो उस इनकम के ऊपर हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नाउ लगाओ कैलकुलेशन, बोलो जरा, पूरे साल का पॉकेट मनी 2.5 लाख के ऊपर मिलता है या कम मिलता है? बहुत कम सर 4-5 साल का मिला के भी नहीं होगा सर, ऐसा मतलब क्या सर आगे कर रहे हो? तो ऑब्वियसली सर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है, इसके लिए आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हो। मेरे केस में ऑब्वियसली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, इसके लिए मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूं। मुकेश अंबानी करोड़ ऑफ रुपीज में कमाते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे करते रहेंगे। तो प्लीज ऑब्जर्व ऑल दी 3 एग्जांपल, आपका एज अ स्टूडेंट, मेरा प्लस मुकेश अंबानी का। जरा मुझे बोला, हम तीनों लोग क्या गवर्नमेंट को सेम टैक्स पे कर रहे हैं क्या? आप तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं पे कर रहे हो। मैं थोड़ा सा इनकम कमा रहा हूं, थोड़ा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूं। मुकेश अंबानी करोड़ ऑफ रुपीज में कमा रहे हैं, वो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो आप मुझे बोला सर, कहना है से यहां पे अगर आपका इनकम ज्यादा होगा तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम कम है या है ही नहीं, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़ेगा या पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेटा, डायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन से बेसिस के ऊपर चार्ज किया जाता है? प्रोग्रेसिव बेसिस। मतलब अगर आप अपने लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हो, इनकम ज्यादा कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा इनकम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को हायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, जरा मुझे बता, आपने लेस का पैकेट परचेस किया, वही सेम कॉमन एग्जांपल रखते हैं, या मैंने लेस का पैकेट परचेस किया, या मुकेश अंबानी ने लेस का पैकेट परचेस किया, सबके लिए कॉस्ट कहने से 10 रुपए ही रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपने परचेस किया या मैंने परचेस किया या मुकेश अंबानी ने परचेस किया, सबके लिए लेस का पैकेट, क्या दुकानदार अपने से पूछेगा हाँ बताओ आपकी इनकम कितना है, उसके हिसाब से मैं प्राइस चार्ज करता हूं, ऐसे पूछता है कि हम लोग को? नहीं सर, सबके लिए प्राइस सेम ही रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी इनकम ज्यादा हो या आपकी इनकम कम हो, आपको सबको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप प्रोग्रेसिव बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, मतलब हायर इनकम हायर अमाउंट ऑफ टैक्स, लोअर इनकम लोअर अमाउंट ऑफ टैक्स। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका रिग्रेसिव बेसिस के ऊपर चार्ज होता है। रिग्रेसिव मतलब आपकी इनकम कितनी है फर्क नहीं पड़ता, आपको गवर्नमेंट को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड टू प्रोग्रेसिव गाइस? प्रोग्रेसिव का अपोजिट वर्ड अगर आप देखोगे डिक्शनरी के अंदर, दैट इज नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का अपोजिट वर्ड था नॉन प्रोग्रेसिव, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है? रिग्रेसिव लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव? प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, अपने इंडिया के अंदर जरा मुझे बना, आपने फूड ग्रेन्स परचेस किया, आपने ऑडी परचेस किया, या आप 5 स्टार होटल के अंदर खाना खा रहे हो, सबके ऊपर सेम टैक्स है या अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है? अलग अलग। आपने बेसिक चीजें लाइक फूड ग्रेन्स, गेहूं या चावल परचेस किया, आपने लग्जरी कार लाइक ऑडी परचेस किया, या आपने ब्रांडेड मोबाइल कुछ नॉर्मली इंपोर्ट किया हुआ है, तो सबके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है। तो अपने इंडिया के अंदर अगर मैं बोलता हूं ना सब चीज के ऊपर एक ही रेट ऑफ टैक्स 18% फ्लैट, कुछ भी परचेस करो, तो बेटा उसको बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव बेसिस। मतलब कुछ भी गुड्स परचेस करो, कुछ भी सर्विसेज लो, सबके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स रहेगा, उसको बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव, जो यूएसए में चलता है। सी यूएस जैसा कंट्री वो अफोर्ड कर सकता है ऐसा काइंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, बिकॉज वो डेवलप कंट्री है। बट आप बोलो इंडिया के अंदर क्या ऐसे टैक्सेशन सिस्टम हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या एज ए डेवलपिंग कंट्री? सब चीज के ऊपर 18% टैक्स। माचिस मैच बॉक्स परचेस करो, या तुम लोग ऑडी परचेस करो, मोबाइल फोन परचेस करो, शर्ट परचेस करो, कुछ भी परचेस करो, सबके ऊपर 18% टैक्स। कैसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। करेंगे तो ऑब्वियसली इजी बहुत हो जाएगा टैक्स, लेकिन आप सोचो गरीब के ऊपर, जो गरीब है बेसिकली पुअर लोग है, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा। अमीर लोगों को तो फायदा ही है ऑब्वियसली, लेकिन गरीब लोगों की वाट लग जाएगी। तो इसके लिए इंडिया में ऐसा सिस्टम हम लोग अब तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, सिंस वी आर डेवलपिंग कंट्री।
इसके लिए इंडिया के अंदर रिग्रेसिव सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब गुड्स में, सर्विसेज में क्लासिफाई किया है। गुड्स में जो बेसिक चीजें हैं जैसे फूड ग्रेन्स, उसके ऊपर 0% टैक्स है, टैक्स है ही नहीं। फिर लग्जरी कमोडिटी वाले गुड्स है जैसे ऑडी हो गया, ब्रांडेड वॉचेस हो गया, ब्रांडेड कार हो गया, उसके ऊपर 28% टैक्स है। सिमिलरली सर्विस में भी एजुकेशन सर्विसेज जो है उसके ऊपर कम टैक्स है, वही 5 स्टार सर्विसेज रहेगी उसके ऊपर ज्यादा टैक्स है। तो इंडिया में हम लोग ने रिग्रेसिव सिस्टम रखा हुआ है, ना कि नॉन प्रोग्रेसिव। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव बेटा? प्लीज रिप्लाई करो गाइस, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो मैं फिर से बोलता हूं, डायरेक्ट टैक्स अपना कौन से बेसिस के ऊपर चार्ज होता है? प्रोग्रेसिव बेसिस। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन से बेसिस के ऊपर चार्ज होगा? रिग्रेसिव। तो लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन प्रोग्रेसिव basis. Indirect tax is charged on regressive basis. इनकम ज़्यादा या इनकम कम, सेम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में इनकम ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा टैक्स, इनकम कम रहेगा तो लोअर टैक्स। Fourth difference between direct and indirect tax, please try to understand this. In case of income tax, first आप इनकम कमाओगे और फिर उस इनकम के ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। Whereas in case of indirect taxes, जो आपका एक्सपेंसेस के ऊपर होता है, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ अमाउंट स्पेंड करोगे, आप अमाउंट स्पेंड करोगे एज ए एक्सपेंसेस, और उसी एक्सपेंसेस के साथ आप कुछ टैक्स भी पे करोगे। तो एज यू ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ मनी गाइस, फ्लो ऑफ मनी, जरा मुझे बना, डायरेक्ट टैक्स के अंदर फ्लो ऑफ मनी कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? पहले इनकम कमाओगे फिर इनकम के ऊपर टैक्स पे करोगे, ये कौन सा डायरेक्शन है? सेम या अपोजिट डायरेक्शन? कैन आई से अपोजिट डायरेक्शन? First you will earn the income and then subsequently you will pay tax on that income, so it is opposite direction. Whereas indirect tax में अगर आप देखोगे तो आपने कुछ खर्चा किया, उसी खर्चे के ऊपर आपने टैक्स पे किया है, तो ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? इंडायरेक्ट टैक्स में फ्लो ऑफ मनी सेम या अपोजिट? डायरेक्शन सेम या तो फिर तुम लोग सिमिलर डायरेक्शन बोल सकते हो, सेम या तो फिर सिमिलर डायरेक्शन। तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका फ्लो ऑफ मनी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका फ्लो ऑफ मनी जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर। एंड लास्ट, फिफ्थ वाला पॉइंट, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स गाइस? डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? इनकम टैक्स, फिर एक वेल्थ टैक्स हुआ करता था, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स भी हुआ करता था, बट वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स जो है ये एबॉलिश हो चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं। तो आज के तारीख में प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ एक ही टैक्स है, दैट इज बट इनकम टैक्स। अच्छा, एनीवन कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? जीएसटी। यस सर, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और कस्टम ड्यूटी है, और भी कई टाइप के टैक्सेस है जो इनडायरेक्ट टैक्स में पड़ेंगे। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें से ये सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाला है? डायरेक्ट टैक्स। जब भी आप ग्रुप 2 पढ़ोगे, ग्रुप 2 जब भी चालू करेंगे तभी वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। ये डिफरेंस लिख के हो गया सब लोग का? समझ में आया ये डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट?
प्लीज रिप्लाई करो यार, अदरवाइज रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ऐसा मतलब। हो गया लिख यस के? सर सब। यस, समझ में आया ये सब लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो नाउ कौन सा टैक्स पहले इंट्रोड्यूस किया रहेगा? लेट मी सी योर जनरल नॉलेज। चलो मैंने तुम लोग को डिफरेंस तो एक्सप्लेन कर दिया सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाउ लेट मी चेक योर IQ लेवल 2। कौन सा टैक्स पहले इंट्रोड्यूस हुआ रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्या लगता है? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट। डायरेक्ट, ओके। और कोई अलग ओपिनियन? कौन सा टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया रहेगा? फॉरगेट अबाउट इंडिया, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। कौन सा टैक्स पहले इंट्रोड्यूस हुआ रहेगा? मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों के जमाने से पहले भी नॉर्मली उसकी बात कर रहा था, मतलब जब भी तो करेंसी भी नहीं थे तभी की बात कर रहा हूं। कौन सा टाइप ऑफ टैक्सेस पहले इंट्रोड्यूस किया रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? लगान मूवी देखा? लगान, आमिर खान का। यस सर। खेती के ऊपर नॉर्मली तुम लोग वो एग्रीकल्चर के हिसाब से पे करना पड़ता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स ओनली। इनकम कमा रहे हो मतलब फार्मिंग कर रहे हो, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पहले कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ रहेगा? आंसर इज इनडायरेक्ट टैक्स। लेट मी प्रूव दैट। जैसे एग्जांपल, सपोज एक राजा है किंग ए, दूसरा राजा किंग बी, ठीक है? उनके अपने अपने प्रीमाइसेस है। किंग ए का अपना किंगडम है, किंगडम ए, और किंग बी का अपना किंगडम है, दैट इज किंग बी, ठीक है? यहां के जितने भी पब्लिक्स है, यहां पे जो बिजनेस करते, देखो व्यापार, ये तो मानते हो बिजनेस तो पहले से होता था, ऐसा तो नहीं ना बिजनेस अभी होने लग गया, बिजनेस तो पहले से होता रहता था ट्रेडिंग के हिसाब से। तो यहां पे जो भी बिजनेस करेंगे तो बोलो ना, इसके ऊपर किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, किंग बी को या किंग ए को? यहां के जो लोकल पब्लिक है किंगडम ए के, वहां के पब्लिक जो बिजनेस करके इनकम कमा रहे, तो उस इनकम के ऊपर किसको टैक्स पे करना पड़ेगा? कहने से किंग ए को टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ यहां का एक बिजनेसमैन है, पब्लिक के अंदर एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स। इसने सोचा यार यहां पे इनफ बिजनेस हो चुका है, चलो जाके इस पर्टिकुलर किंगडम में जाके यहां के जो पब्लिक है ना, उस पब्लिक को जाके भी अपना माल बेच के आता है, ठीक है? गुड्स का प्राइस है, अज्यूम करो एग्जाम्पल 4000, उस वक्त रुपीज नहीं थे, लेकिन सिर्फ सिंपली के लिए मैं तुम लोग को अज्यूम करता हूं 4000 रुपीज है, उसका कॉस्ट है 4000 रुपीज, ठीक है? तो यहां पे जाके उसने सोचा कि चलो वहां पे जाके पब्लिक को माल वहां पे बेच के आते हैं। यहां पे तो बेचा ही है, अभी किंगडम बी में जाके वहां के भी पब्लिक ऑडियंस हम लोग टारगेट कर लेते हैं। तो आप मुझे बोलो सर, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मिस्टर बी मतलब किंग बी ऐसे ही इजीली परमिशन देगा? हाँ बेटा आजा यहां पे हमारे लोकल पब्लिक को माल बेच दे, ऐसा करके? क्या विदाउट परमिशन ऑफ किंग बी तुम लोग यहां के लोकल पब्लिक को माल बेच सकते हो क्या? आंसर इज नो। एंड परमिशन मतलब ऑब्वियसली आपको किंग बी को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टैक्स के फॉर्म पे करना पड़ेगा, जो आज के तारीख में हम लोग सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट के ऊपर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट कहां से आया? उसी वक्त जो राजा लोगों ने कंसेप्ट बनाया था। एक राजा के दरबार से अगर आप दूसरे राजा के दरबार में अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो वो वहां का जो किंग रहेगा, वहां का जो राजा रहेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टैक्स के फॉर्म पे आपको पे करना पड़ेगा। तो अज्यूम करो आपको टैक्स के नाम पे 500 रुपया पे करना पड़ रहा है, एग्जाम्पल। तो आप बोला एज अ बिजनेसमैन बेटा मिस्टर एक्स, आप यहां के पब्लिक को क्या प्राइस में गुड्स बेचोगे? 4000 रुपीज दैट इज कॉस्ट, या 4500 रुपीज दैट इज गुड्स का 4000 और 500 का टैक्स? कितने रुपीस में आप गुड्स बेचोगे पब्लिक को? 4500। 4000 या 4500? 4500। वेरी गुड, 4500 सर। डेफिनेटली एज अ बिजनेसमैन व्हाई शुड आई बेयर दैट 500 रुपीज का टैक्स सर? ये तो मानते हो ये 500 रुपीज का टैक्स आपको क्यों पे करना पड़ रहा है? बिकॉज आप गुड्स बेचने जा रहे हो। गुड्स किसको बेच रहे हो? पब्लिक को बेच रहे हो, उनका भला होगा। तो मैं क्यों बेयर करूं? मैं तो ऑब्वियसली वो बर्डन जो वो किसके ऊपर पास ऑन करूंगा? पब्लिक के ऊपर ही पास ऑन करूंगा। मतलब मिस्टर एक्स वहां के पब्लिक को क्या प्राइस में गुड्स बेचेगा? 4500 रुपीज में बेचेगा। मतलब कहने से इसने अपना बर्डन जो है, बर्डन 500 रुपए का जो बर्डन है वो क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये कौन सा टैक्स हुआ बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स हुआ सर। बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो शिफ्ट किया गया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब ये कौन सा टैक्स हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो एंशियंट टाइम्स में, मतलब पुराने हिस्ट्री अगर आप देखोगे
तो सबसे पहले कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया? इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिसके वजह से डायरेक्ट टैक्स लाना पड़ा? प्लीज इसके पीछे भी लॉजिक समझो। पहले ये समझा इनडायरेक्ट टैक्स आया था ये पहले? Yes, sir. यस। अभी मिस्टर एक्स बिजनेसमैन का सपोज अज्यूम करो ये 4,500 कॉस्ट है, लेकिन आपने बेचा यहां पे 7,000 रुपए में, तो पीएनएल जब भी बनाएगा सेलिंग प्राइस 7,000 रुपया, ठीक है, क्रेडिट साइड पे 7,000 रुपया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट के इसमें जरा मुझे 4,000 रुपया उसके गुड्स का कॉस्ट, राजा को जो टैक्स के फॉर्म पे पे किया था 500 रुपया, वो भी उसके लिए कॉस्ट ही है। तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? प्रॉफिट 7,000 माइनस 4,500 अगर करोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? कैन आई से 2,500 रुपीज का प्रॉफिट आएगा? अरे यस और नो? 7,000 माइनस 4,500 करोगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,500 रुपीज का। ये इसका नेट Yes. प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप मुझे बोलो सर एज अ बिजनेसमैन ये लोग बिजनेस करते गए, जितना भी टैक्सेस था वो टैक्सेस का बर्डन पब्लिक के ऊपर शिफ्ट करते गए और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते गए, मोटा प्रॉफिट अर्न करते गए। अभी इस रीजन के वजह से क्या हुआ, जितने भी बिजनेसमैन थे प्रॉफिट कमा कमा के एकदम रिच होने लग गए, और बेचारे जो पब्लिक है वो टैक्सेस पे कर करके गरीब होने लग गए। और ऑब्वियसली एज अ राजा, एज अ किंग, मुझे अगर बैलेंस रखना है, गरीब और गरीब, अमीर और गरीब में बैलेंस रखना है, तो ऑब्वियसली दोनों के पास थोड़े बहुत सेम अमाउंट ऑफ पैसे होने चाहिए। अदरवाइज आप सोचो ना सर, अगर गरीब के ऊपर ही ज्यादा टैक्सेस और लगा देंगे तो गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर के ऊपर कुछ टैक्सेस ही नहीं है। तो इसके वजह से फिर उन्होंने कंसेप्ट सोचा, नहीं यार ये जो प्रॉफिट कमा रहे ना, इस प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स लेना चाहिए, इनके पास से प्रॉफिट का पार्ट निकालना चाहिए। इसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? इनकम टैक्स करके इंट्रोड्यूस किया। बोला कि जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ये प्रॉफिट एक अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है, तो ऑब्वियसली इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, गरीबों के पास नॉर्मली ये इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जा रहा है, तो आप भी तो अपने इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो। इसके से गवर्नमेंट ने कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया? इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया टू मेंटेन द इकोनॉमी। मतलब जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर मेंटेन रखने के लिए बेसिकली इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अदरवाइज आप सोचना इनकम टैक्स नहीं होता तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है यार, बर्डन शिफ्ट कर रहे हैं 1% और अदर पर्सन, अपने जेब से तो कुछ जा ही रहा है, तो ये प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहे, एक्युमुलेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स ही पे नहीं हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बैलेंस करने के लिए, इकोनॉमी में बैलेंस करने के लिए क्या किया? प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स इंट्रोड्यूस किया, दैट इज बट इनकम टैक्स। सो कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, बेसिकली पहले कौन सा टैक्स आया? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इकोनॉमी के अंदर बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस किया? इनकम टैक्स नॉर्मली इंट्रोड्यूस किया। सो ये इनकम टैक्स बोल रहा है, एग्जैक्टली इंट्रोड्यूस कभी हुआ? तो इसका ईयर अगर आप देखोगे तो 1860। इसका फाउंडर है सर जेम्स विल्सन, जिसके वजह से हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हु इज अ फादर ऑफ इनकम टैक्स? सर जेम्स विल्सन 18 सेंचुरी में 1860 के अंदर इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं, 1857 के अंदर स्वतंत्र भारत संग्राम का कुछ ये हुआ था, मूवमेंट हुआ था, उसके लिए पैसे की जरूरत थी। इसके लिए एक गोरा सर जेम्स विल्सन ने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था कि आप पब्लिक के पास से उनके इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करो, जो टैक्स अमाउंट आएगा वो आप स्वतंत्र भारत संग्राम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो दैट इज द रीजन फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर 1860 सेंचुरी के अंदर वो इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सो हु इज अ फादर ऑफ इनकम टैक्स? सर जेम्स विल्सन। नाम याद रहेगा ये, सर जेम्स विल्सन 1860। रिप्लाई गाइस, नाम याद रहेगा क्या? सर जेम्स विल्सन। Yes, sir. यस। Yes. तो मुझे एक बार फिर से बताना सर, विच टैक्सेस हैज बीन इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन इंडिया? इनडायरेक्ट। Indirect. Indirect. But subsequently because of inflation of income, because of increase in income, गवर्नमेंट ने इनकम के ऊपर भी एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया, दैट इज बट इनकम टैक्स 18 सेंचुरी में 1860 में सर जेम्स विल्सन है। और उसके बाद में अभी और मैं अगर डिटेल में जाऊँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वहां पे भी पैसे की जरूरत थी, फिर बाद में और टैक्सेस लाते गए, वो जाने दो, लेकिन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 के अंदर। तो थोड़ा इसके बारे में लिख दो, डिफरेंस लिख के हो गया तो उसके नीचे लिखो हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। The concept of income tax
was introduced by Sir James Wilson in 1860. में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था. डन. यहां तक हुआ सब लोग का लिख के? Yes, sir. यस. Yes, sir. चलो वन लास्ट पार्ट देन विल वाइंड अप दिस सेशन. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर बेटा, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर टोटल पहले एक बार बोलता ना, 3 ऑर्गन्स बोले थे मैंने. सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 बॉडी के पार्ट्स है. कौन से 3 बॉडी के पार्ट्स बोले थे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन. Judicial. लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम क्या रहेगा? टू मेक द लॉ. Make law. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम क्या रहेगा? टू इम्प्लीमेंट द Implement. लॉ. और जुडिशियल ऑर्गन का काम क्या रहेगा? टू इंटरप्रेट द लॉ. मतलब लॉ में अगर कुछ इंटरप्रिटेशन में डाउट आ रहा है तो वहां पे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा. ये काम रहेगा ऐसा करके. ठीक है. अच्छा सर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंदर मैंने बोला कि इंप्लीमेंटेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड नरेंद्र मोदी जी, उनके अंदर मिनिस्ट्रीज आते. टोटल 55 मिनिस्ट्रीज है. उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी आप बोलो ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी हेड निर्मला सीतारमन जी है और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर है. तो ये दोनों लोग ही, जरा मुझे दोनों लोग इतना ह्यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों भी अपने आप से अकेले से मैनेज कर पाएंगे क्या? सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इंडिया की आबादी 130 करोड़ के ऊपर लोग, इनके बारे में सब लॉ बनाना, सब इंप्लीमेंटेशन करना, क्या ये अकेले दोनों लोग कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में? नहीं No, सर. sir. तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों के नीचे बोर्ड सेटअप किए गए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए. लिखो मत, आप सिर्फ यहां पे ध्यान दो. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इनके नीचे बोर्ड सेटअप किए गए और उन बोर्ड का नाम है, डायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है उसका नाम है CBDT, शायद से नाम सुना रहेगा तो. और इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड का नाम है बेटा CBIC. CBDT नाम सुना है कभी तुम लोग ने? CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये एक नॉर्मली बोल सकते हो तुम लोग, नॉर्मली बोर्ड है जहां पे 15-16 लोग मेंबर्स रहेंगे. ये मेंबर्स मिलके क्या करेंगे? डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स का नाम है दैट इज बट CBIC. आप ही मुझे बोला फुल फॉर्म क्या रहेगा? CBIC मतलब क्या रहेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ, बोलो ना, ये आईडी Indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. तो ऐसे 2 बोर्ड सेटअप किए गए. डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड अलग है. इनका काम क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट देखना. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जरा मुझे बोलो सर, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे रेड मूवी देखा है, रेड मूवी, स्पेशल 26 मूवी और वो सब, Yes. हाँ, तो जरा मुझे बोलो सर, ये सब घर पे जाके रेड बीड करने का काम क्या CBDT के मेंबर्स करेंगे? ये लोग करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और वो सब करेंगे? आंसर इज नो. उनके नीचे क्या रहेंगे? ऑफिसर्स रहेंगे. तो अभी ऑफिसर्स का हायरार्की क्या है? सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का मैं डिस्कस कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स का वहां पे पेपर नंबर नॉर्मली 11 के अंदर डिस्कस करूंगा, ग्रुप 2 के अंदर. फिलहाल मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं. मतलब ये जो ऑफिसर्स होते हैं सर, ये ऑफिसर में कौन सा सबसे हायर रैंकिंग अथॉरिटी रहता है? तो इसमें रैंकिंग वाइज बात करो तो सबसे ऊपर रहता है बेटा, यहां पे लिखता हूं मैं ऑफिसर्स. ऑफिसर्स में सबसे ऊपर रहेगा PCCIT या तो फिर CCIT, मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या तो फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. मैं फिर से बोलता हूं, फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? PCCIT का फुल फॉर्म क्या बोला? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. और CCIT मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में ऑफिसर में सबसे हायर लेवल ऑफ रैंकिंग अथॉरिटी होता है ना, ये लोग होते हैं. सर ये कहां पे बैठते हैं सर? दिल्ली के अंदर बैठे बेटा, यहां पे नहीं, अलग अलग जोन में नहीं. ये दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वहां पे बैठते हैं.
अच्छा, इनके नीचे वाला जो अथॉरिटी है दैट इज बट पीसीआईटी या तो फिर सीआईटी। कम ऑन एटलीस्ट ट्राई करो फुल फॉर्म बोलने का। पीसीआईटी और सीआईटी मतलब क्या होगा सर? प्रिंसिपल कमीशन। वेरी गुड। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो यहां पे चीफ था, यहां पे नॉर्मली चीफ हट गया, यहां पे सिर्फ कमिश्नर रहेगा। तो चीफ कमिश्नर के नीचे कमिश्नर लेवल अथॉरिटी आएगी। इसके नीचे अगर बात करो बेसिकली, इसके नीचे वाले जो ऑफिसर्स रहेंगे उनको बोलते हैं जेसी। जेसी मतलब जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर वाला रैंकिंग अथॉरिटी रहेगा। उनके नीचे रहेंगे बेटा एसीडीसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर। फिर से बोलता हूं, सबसे ऊपर वाला अथॉरिटी क्या बोला मैंने? ऊपर वाला अथॉरिटी पीसीसीआईटी या तो फिर सीसीआईटी। पीसीसीआईटी का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या तो फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उनके नीचे कौन रहेंगे? पीसीआईटी या तो फिर सीआईटी। पीसीआईटी मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उनके नीचे कौन रहेगा? जेसी। जेसी मतलब जॉइंट कमिश्नर। उनके नीचे कौन रहेगा? एसीडीसी। एसीडीसी मतलब एसीडीसी का फुल फॉर्म क्या बोला था? असिस्टेंट कमिश्नर। यस, असिस्टेंट कमिश्नर या तो फिर डेप्यूटी कमिश्नर। उसके नीचे जो रहेंगे दैट इज बट आईटीओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स। और उसके नीचे जो लास्ट में रहेंगे ना दैट इज बट इंस्पेक्टर। अभी इंस्पेक्टर मतलब जो अपने लोकल पुलिस के इंस्पेक्टर थे बेटा, उसकी बात नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर मतलब इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर जो रेड और उसके टाइम पे हेल्प करते हैं। अगर आपने रेड या ऐसे मूवी देखे रहेंगे तो देखो वहां पे रेड कंडक्ट करने के टाइम पे वहां पे सब स्टाफ रहता है रेड कंडक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो उनको बोला जाता है इंस्पेक्टर। तो सबसे लोअर रैंकिंग का अथॉरिटी कौन है बेटा? सबसे लोअर रैंकिंग का अथॉरिटी इनकम टैक्स के अंदर दैट इज बट इंस्पेक्टर। ये सिर्फ फील्ड वर्क करेगा बेटा। फील्ड वर्क मतलब किसी के पास से रिकवरी करना बाकी रहेगा टैक्स का तो उसके पास से रिकवरी करेगा, या तो फिर फील्ड में जाके किसी के पास सर्च करना है मतलब रेड कंडक्ट करना है तो वो रेड का काम करेगा। ये सिर्फ फील्ड वर्क का काम करेगा। आईटीओ जो है आईटीओ ऑफिस में बैठ के काम करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। अच्छा सर, हाउ टू बिकम आईटीओ? सपोज प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को अगर ऑफिसर बनना है तो कैसे कर सकते हैं सर? कैसे बन सकते हैं? इन लोग का बेटा इनकम टैक्स का एग्जाम आता है, स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। ग्रेजुएशन के बाद या हायर सेकेंडरी के बाद आप स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम अगर क्रैक करते हो तो उसके बाद में आप क्या बन सकते हो? इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद फिर एक्सपीरियंस एग्जाम देके आपके नॉलेज के हिसाब से फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होते रहेगा। फिर एसीडीसी, फिर जेसी, पीसीआईटी, फिर पीसीसीआईटी, वैसे नॉर्मली प्रमोशन होते रहेगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बन गए, आप सीएस, सीए या फिर सीए में प्रोफेशनल बन गए हो तो डायरेक्टली आप जेसी पोस्ट पे भी जा सकते हो, जॉइंट कमिश्नर पे भी जा सकते हो। तो आइदर ग्रेजुएशन होने के बाद स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम क्रैक होने के बाद आप आईटीओ पोस्ट पे जा सकते हो, फिर 15-20 साल के बाद प्रमोशन होने के बाद जेसी में जाओगे, या तो फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप डायरेक्टली इनकम टैक्स के अंदर जेसी मतलब जॉइंट कमिश्नर का पोस्ट भी आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हायरार्की बेसिकली बेटी के। तो मैं कभी भी अगर बोलूंगा एसीडीसी आईटीओ तो ये आपको पिक्चर में रहना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोलता ना, जरा मुझे बना सबसे हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी उसका नाम क्या बेटा? सबसे हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी पीसीसीआईटी। वेरी गुड, पीसीसीआईटी या तो फिर सीसीआईटी। सबसे लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी का नाम क्या है? इंस्पेक्टर। उसके ऊपर कौन है? आईटीओ दैट इज इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके ऊपर कौन है? एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर। उसके ऊपर कौन है? आईटीओ नहीं, जेसी। आईटीओ होगा ना नीचे, ऊपर कौन है? जेसी जॉइंट कमिश्नर रहेगा। फिर उसके नीचे कौन रहेगा? उसके ऊपर कौन रहेगा? पीसीआईटी या तो फिर सीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या तो फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और उसके ऊपर सबसे हायर पीसीसीआईटी या सीसीआईटी रहेगा। ये समझ में आया? हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स, हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स समझ में आया जब लोग जो बोल रहा मैं? यस सर। यस, तो प्लीज ये लिख के रखो ना नीचे, वहां पे नहीं, ऊपर चार्ट में नहीं, नीचे रैंकिंग वाइज ऑफिसर्स रैंकिंग। क्योंकि कई बार बीच बीच में ऐसा वर्ड आएगा सीआईटी, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए क्या कौन से इसकी बात कर रहा है। तो ये ऑफिसर्स की बात हो रही है रैंकिंग के हिसाब से। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे बोला सबसे करप्ट कौन होगा बेटा? सबसे करप्ट जो ज्यादा ब्राइब लेता रहेगा, ऐसा सबसे ज्यादा करप्ट कौन होगा? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ठीक है, रेड में नॉर्मली वो तो, लेकिन ये ऑफिस में बैठने वाला ना आईटीओ, ये सबसे ज्यादा करप्ट ऑफिसर रहेगा। क्योंकि ऑफिस में बैठ के काम करना, फाइल ओपन करना है नहीं करना है, फाइल दबा देना है,
ये सब नॉर्मली काम कौन करेगा? आईटीओ काम करेगा। तो ऑब्वियसली सबसे करप्ट अगर बात करूं प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से, ये आईटीओ रहता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। आप फुल फॉर्म भी लिख के रखना, अगर फुल फॉर्म नहीं याद रहेगा तो प्लीज मुझे पूछो। डन, लिखा ये रैंकिंग ऑफिसर्स का। Yes, sir. यस Yes, sir. तो आज के सेशन में ज़रा मुझे बना क्विक रिकैप। आज के सेशन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? सिर्फ 3 आर्टिकल्स पढ़े। कौन से आर्टिकल नंबर याद करेंगे? तो आर्टिकल नंबर 265 वेरी गुड, 265 जो बात करता है बेसिकली कोई भी टैक्सेस 65. अगर गवर्नमेंट Authority of. अथॉरिटी होना चाहिए, करेक्ट। फिर अथॉरिटी कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 246। 246 अथॉरिटी में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फिर अगर कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने लॉ बनाया, उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 254। ये 3 आर्टिकल प्लस नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉपर इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक्ट, डिफरेंस तो बता दिया तुम लोग ने, प्रॉपर इनकम टैक्स इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। बट आज का डेट में नॉर्मली जो पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, वो समझ में आया सब कुछ तुम लोग को? यस Yes. चलो बिफोर Yes, वाइंडिंग sir. अप लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। माई सेल्फ दैट इज स्वप्निल जादव, born and brought up in Mumbai itself. As far as normally qualification is concerned, qualification जो है basically that is नहीं, but graduation के बाद किया था मैंने actually, but मेरा qualification CA, CS as well as मेरे पास M.Com का भी qualification है। M.Com का ऐसा मतलब मेरा qualification that is CA, CS, M.Com, practicing chartered accountant plus normally teaching के अंदर भी as a hobby, नॉर्मली मैं प्रोफेशन के अंदर भी इसमें एंगेज हूँ टीचिंग में। लास्ट 7 to 8 ईयर से नॉर्मली मैं टीचिंग कर रहा हूँ, कोर्स सब्जेक्ट दैट इज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी नेक्स्ट सेशन में बैठोगे ना, आई एडवाइस डायरेक्ट टैक्स का ना बेटा 400 पेजेस का नोटबुक बना के बैठना, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ मैं तुम लोग को लिखवा के दूंगा। नोट्स तो मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले ना वहाँ पे तुम लोग को वो सारे चीज़ें नोट्स में से कंपाइल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही चीज़ें आपको एकदम सिंप्लीफाई वर्जन के अंदर नोट्स के अंदर लिखवाया जाएगा, सो दैट एग्जामिनेशन टाइम पे आपको खाली वो नोट्स रिफर करने, आपको कोई एडिशनल टेक्स्ट बुक या इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रिफर करने की जरूरत नहीं है। सो आई एक्सपेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर में आप तुम लोग 400 पेजेस का सेपरेट नोटबुक टैक्स के लिए मेंटेन करोगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है आज के इसमें? सर इसमें डाउट में ये पूछना था, टैक्स तो तेरी सब्जेक्ट है क्या? नहीं बेटा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टैक्स में वो 70% मेरे को बताना है, सिलेबस का जो पार्ट बता, ये देखिए 70% हेड्स ऑफ इनकम, तो ये पूरा प्रैक्टिकल है। थोड़ा थोड़ा कैसे ये अभी इंट्रोडक्शन के टाइम पे मेरे को बताना पड़ेगा ना, मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट तुम लोग को पहले ये तो पता रहना चाहिए कि इनकम टैक्स आया कैसे, कैसे लॉ बनाते हैं, इसके से मेरे को वो उतना ब्रीफ के अंदर तुम लोग को मेंशन करना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा। टैक्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब नंबर्स के हिसाब से नॉर्मली हम लोग को प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना है। थियरी है, थोड़ा सा पार्ट है, तुम लोग बोल सकते हो 15% के आसपास तुम लोग का थियरी है, 15%, बाकी 85% तुम लोग का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा। यस। और किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? No, sir. नो, ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू।
सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, थैंक यू गाइस.